चैनल में। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में जो एलटी के फॉर्म आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ सबसे मेन चीज़ जो है उत्तराखंड एलटी का जो सिलेबस है उसके लिए क्या बुकें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास और सबसे ज़्यादा सवाल इसी के होते हैं कि कौन सी बुकें पढ़ी जाएं, कौन सी किताबों को पढ़ा जाए। तो इसी के संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड में एलटी का जो एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम जो है वो 8 अगस्त को हुआ था 2021 को, और 2020 में फॉर्म आए थे। तो इसी हिसाब से क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत ही जल्द ऐसे सुनने में आ रहा है अखबारों से कि बहुत ही जल्द जो है एलटी के फॉर्म आने वाले हैं। तो एलटी के फॉर्म ऑफ कोर्स वो तो आने ही हैं, आज नहीं तो कल जभी भी आने हैं वो तो फॉर्म आएंगे ही। लेकिन सबसे मेन मुद्दा रहता है कि सिलेबस क्या रहेगा और स्लैब किताबें कौन सी पढ़ी जाएं, सबसे मेन मुद्दा ये रहता है। तो देखिए, आज मैं आपको ये बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए आपको, और एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं खुद नहीं बता रहा, ये कई सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एलटी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो आज टीचिंग कर रहे हैं, ये उनका मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। और ये जो पिछले साल जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उस पेपर को मैं आपके सामने रखूंगा और उससे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों एनसीईआरटी ज़रूरी है और क्यों हमें अदर बुकों को प्रीफर नहीं करना चाहिए, एनसीईआरटी को सबसे पहले 85 बार पढ़ना चाहिए। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मैंने भी एलटी क्लियर किया है, मैं भी अभी टीचिंग एग्ज़ाम में हूँ। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आपने एनसीईआरटी 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ ली साइंस के लिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो आप बहुत हद तक इस एलटी एग्ज़ाम के पास पहुंच जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की किताबों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी किताबें होती हैं कि वो एक बार पढ़ने में समझ नहीं आती, तो आपको कई बार, दसियों बार पढ़ने हैं, और तब जाके आपको थोड़ा बहुत उससे समझ में आएगा। एनसीईआरटी किताब क्यों ज़रूरी है, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था एलटी का, उसमें आप देख सकते हैं कि कई लगभग आधे से ज़्यादा पेपर जो है वो एनसीईआरटी से पूछा गया था। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ, सभी प्रश्नों की मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करूँगा और दिखाऊँगा कि कौन से प्रश्न एनसीईआरटी से थे, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनसीईआरटी कितनी आवश्यक है। आप कोई दूसरी बुक पढ़े ना पढ़ें, कोई रिफ्रेशर पढ़े ना पढ़ें, एनसीईआरटी अगर आपने 10 बार पढ़ ली, ढंग से पढ़ ली, और एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को, सभी चैप्टर के क्वेश्चंस एमसीक्यू को लगा दिया, और अगर आपकी पेडागोजी ठीक ठाक है, ठीक ठाक भी है, तो निश्चित रूप से आप जो है एक सफलता की ओर जाएंगे, आप एक बहुत करीब पहुंच जाएंगे सफलता के। ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न था इसमें, ये भी देखिए, ये क्लास 12th की बायोलॉजी का प्रश्न है। लगभग सभी प्रकार के अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये क्लास 12th की बायोलॉजी का एनसीईआरटी का प्रश्न है। दूसरा देखो, ये प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि में पाया जाता है, तो ये क्लास 10th में भी है साइंस में, और क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी है। अगला प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी से क्या पूछा गया है। देखिए, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री से पूछा गया है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये वाला क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। ये वाला प्रश्न क्लास 12th की एनसीईआरटी से है, केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यहाँ आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, वृषण कोष का क्या कार्य है, ये क्लास 12th की बायोलॉजी का प्रश्न है एनसीईआरटी का। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस पादप में हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं, ये ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न है। आगे आप देख सकते हैं कि आगे आप देखें, ये 9th वाला प्रश्न भी देखें। 9th वाला प्रश्न, ये भी क्लास 12th की जो बायोलॉजी, जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सिट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, ये क्लास 12th की बायोलॉजी में भी है और बीएससी में भी आप इसको पढ़ते हैं। अगला है कि ये क्लास 12th, देखिए यहाँ पे जो 12वां प्रश्न है, ये
वर्निलाइजेशन वाला प्रश्न है ये, क्लास 11th की बायोलॉजी का प्रश्न है ये, बायोलॉजी से पूछा गया है ये 13th वाला प्रश्न देखें कि लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, ये 10th में भी है और क्लास 12th की बायोलॉजी में भी है, तो आप देख सकते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ये भी 12th की बायोलॉजी में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का प्रश्न है ये, थर्मोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लास 11th की केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पूछा गया है ये। अगला प्रश्न देखिए, झींगा झींगा वाला, ये बीएससी का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कहाँ है, जो पूछा गया है एनसीईआरटी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, टॉलिन रिएजेंट के द्वारा ऑक्सीकरण करके किसका पता लगाया जाता है, ये भी क्लास 12th की एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रश्न है। ये देखिए, निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा अम्लीय नहीं है, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है क्लास 12th की। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये आप देख सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगला आप देखें, ये देखिए एसिड नाइट्रोजनस क्षार, ये क्लास 12th की बायोलॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजों को पानी में रखने पर वो फूल क्यों जाता है, ये 9th में भी पढ़ाया जाता है और ये क्लास 12th में भी है, 11th में भी है। अगला आप देखें कीट बख्ची पौधा है, कीट बख्ची पौधा कौन है, ये भी आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, ये भी आप देखें कि निम्न में ये बीएससी का प्रश्न है, ये वाला ग्रेजुएशन का प्रश्न है। और अगर अगला देखें आप, एड्स के लिए व्यापक रूप से कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो क्लास 12 में भी पढ़ाया जाता है और हायर क्लास में भी तो पढ़ाया ही जाता है। ये देखिए, ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रश्न है, बहुलक वाला, पॉलीमर वाला। अगला आप देखें, जीवित जीवाश्म, यहाँ पे देखिए जीवित जीवाश्म, ये बीएससी का प्रश्न भी है और क्लास 11th में भी है शायद। हेट्रोस्पोरी विषम बीजाणुता किसमें पाई जाती है, ये बीएससी का प्रश्न है। अगला आप देखें, वॉन्ट हॉप गुणांक, ये आप देखें, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। और यूरिया चक्र, ये भी क्लास 11th की बायोलॉजी का प्रश्न है। परजीवी शैवाल का उदाहरण है, यानी पैरासाइट जो एल्गी है उसका उदाहरण है, ये भी 11th का प्रश्न है। एफ्लाटॉक्सिन किस जीव से प्राप्त होता है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है एनसीईआरटी का। दूधिया रोग किसके द्वारा होता है, ये बीएससी का प्रश्न है। एस्टरीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रश्न है, ठीक है। और ये क्लास 12th बायोलॉजी का प्रश्न है जिसमें जीव मनुष्य के बारे में बताया गया है। और ट्रांसजेनिक एनिमल, ये भी क्लास 12th बायोलॉजी का प्रश्न है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी क्लास 12th बायोलॉजी का प्रश्न है। ये देखिए इकोसिस्टम के बारे में, ये भी क्लास 12th बायोलॉजी का प्रश्न है। अमोनिया अणु में बॉन्ड एंगल पूछा है, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है क्लास 11th में। संक्रमण तत्व, ये देखिए क्लास 12th डी ब्लॉक एलिमेंट एनसीईआरटी। और पौधों द्वारा परागण, ये देखिए ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, पॉलिनेशन परागण। ये देखिए ये वाला प्रश्न भी एनसीईआरटी का है, केमिस्ट्री का पूछा गया प्रश्न है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगला देखिए, ये वाला प्रश्न क्लास 11th में है, ये पेड़ों की नाल, घोड़े की नाल के आकार का भ्रूणपोष, और बीएससी में भी है। ये देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, ये क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 11th में भी है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ये देखिए 62 वाला प्रश्न, ये केमिकल काइनेटिक्स का है, वहाँ पे क्लास 12th एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। रुधिर में यूरिया की अधिक मात्रा क्या कहलाती है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। 64, ये देखिए ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है क्लास 12th की, जिसमें पढ़ाया जाता है। और ये देखिए ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है क्लास 12th केमिस्ट्री का, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कराई जाती है। ये देखिए ये वाला प्रश्न भी क्लास 12th एनसीईआरटी का है, केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया है, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, नस्ट इक्वेशन से है ये। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न क्लास 12th मेंडल के लॉ से है। अगला प्रश्न है, ये देखिए ये क्लास 12th में केमिस्ट्री में है, जिसमें विटामिन के बायो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है इसको। और
और ये देखिए, ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में है ये। और ये देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने प्रश्नों को एनसीईआरटी से लिया गया है। बहुत सारे प्रश्न, साइंस के मैक्सिमम प्रश्न एनसीईआरटी से ले रखे हैं इन्होंने। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को रखें। ये देखिए 83 वाला प्रश्न, ये क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है। कंडराओं किससे किसको जोड़ती हैं, तो ये भी आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी से है। चिलगोजा प्राप्त किया जाता है, ये 11th में भी पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियास, ये भी बायोलॉजी का प्रश्न है 11th में। पर्यावरण वाला, ये भी बायोलॉजी का प्रश्न है, 12th में भी पढ़ाया जाता है इसको। और स्पाइरुलिना, ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। और देखिए, ये ओजोनीकरण अभिक्रिया है, ये क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये ऑक्सो एनायन होते हैं, ये भी आप केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का पोर्शन है ये सब एनसीईआरटी से पूछा गया है। ये देखिए, ये सॉलिड स्टेट क्लास 12th में पहला चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक कब की खोज कब की गई थी, ये वहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में है ये। और ये भी देखिए, ये फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ये भी क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, 11th में भी है। और ये देखिए, ये वाला प्रश्न भी, कुछ पुष्पीय पादप बिना निषेचन के जो है बीज पैदा करते हैं, ये 11th में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में। और फ्रेon 12, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे है एनसीईआरटी में। विस्थानिक प्रजातियाँ क्या हैं, ये शायद 12th में है बायोलॉजी में, एनसीईआरटी की बुकों में। तो इतना सारा मटेरियल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी को सबसे पहले बहुत सारी बार पढ़ना है, और प्रत्येक पार्ट को जब भी आप चैप्टर पूरा कर दें, उस चैप्टर के एमसीक्यू जरूर लगाएं, किसी रिफ्रेशर से लगाएं। एक चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू लगाएं। ऐसा ना करें कि सभी चैप्टर पहले पढ़ लें और एक साथ एमसीक्यू न मत लगाएं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है और दिक्कतें पैदा होती हैं। तो जो भी एक आप चैप्टर पढ़ लें, पहले उसके एमसीक्यू लगाएं और तब जाके आप ऐसा कर सकते हैं। एमसीक्यू के लिए कई सारी बुकें आती हैं। एक बुक आती है अरिहंत की, वो नीट और जेई के लिए होती है, वो आती है मास्टर द एनसीईआरटी करके वो बुक आती है। उसमें क्या रहता है कि हर चैप्टर के, क्लास 11th और 12th के जो हर चैप्टर हैं, हर चैप्टर के कम से कम 250-300 क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में होते हैं। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हायर लेवल के भी होते हैं, बेसिक लेवल के भी होते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ ले कई बार, तब आप ये बुक ले सकते हैं हेल्प के लिए। लेकिन एनसीईआरटी वरदान है, इसे आप छोड़ें नहीं। और सबसे पहले एनसीईआरटी को एक बार नहीं, कई बार पढ़ें, यही आपको पार करा सकती है। और उसके बाद आपको पेडागोजी में ठीक ठाक करना है, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। कोई बड़ी बात इसमें नहीं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि क्यों मैं एनसीईआरटी बार बार चिल्ला रहा हूँ। इतने सारे प्रश्न देख सकते हैं आप, लगभग मैक्सिमम प्रश्न जो हैं वो एनसीईआरटी से ले रखे हैं इन्होंने। तो अपनी तैयारी को अच्छी से रखें, पेपर जल्दी हो चाहे लेट में हो, अपनी तैयारी को धार देते रहें और एक अच्छी पोजीशन में आप पहुँचें। ऐसी मेरी भावना आपके लिए है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।